मतलब है कि यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे और उनमें से एक ऐसा 10। कॉम्बिनेशन होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो दिस 10 इज द होगा। राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैक्सिमम कब होगा, जब कोई भी नेगेटिव नंबर ऐड नहीं होगा। 10, एज सिंपल एज दैट। ये सोचने में इतना समय क्यों लग रहा था लोगों को? किसने आंसर दिया, नाम बता सकता है कोई? सर सूर्यांश यादव। सूर्यांश, आप सूर्यांश ने आंसर दिया। सूर्यांश तो 10B का ही है, वेरी गुड। तो फाइनली आई एम हैप्पी कि एक बंदे ने क्वेश्चन को समझा कि मैक्सिमम सम आपको आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपसे ये नहीं कहा गया कि सभी को ऐड कर दो, वरना आपसे कहा जाता है कि सम बताओ। जब भी ये मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाए, इसका मतलब कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है, कंडीशंस की बात हो रही है कि कब ये मैक्सिमम हो सकता है। ये तभी मैक्सिमम होगा जब इसमें कोई नेगेटिव नंबर ऐड नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मिनिमम सम क्या होगा, तो आंसर -8। -8। और अगर आपसे पूछूं कि इसका सम क्या होगा, तब 2। 2। 10 - 8 इज इक्वल टू 2। तो ये तीनों आंसर्स आपके सामने हैं, तीनों जगह सम कॉमन है। अब आपको ये दिखा, अंतर समझ में आया कि मैक्सिमम सम का मतलब क्या हुआ और कब होगा, मिनिमम सम का मतलब क्या हुआ और वो कब होगा, एंड सिंपल सम का मतलब क्या हुआ। होपफुली ये काफी है आपको समझाने के लिए। तो अगर यही मैं एपी की बात करूं, मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं 11 से, 11, फिर आया 9 पर, फिर लिखा 7, फिर लिखा 5, फिर लिखा 3, फिर आएगा 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। सर ये लिख चलता कहाँ जाएगा। रहे? सुन लो, मैं तो लिख रहा हूँ, तुम आंखों को खोलोगे तो दिखेगा। चलो, सर लिख नहीं रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, आंखों को खोलोगे तो दिखेगा। ये दिख रहा है सबको? 11, 9, 7, 5, यस यस 3, सर। सर। 1, है ना? ये एक सीक्वेंस है। नहीं भी यस दिख सर। रहा है तो समझ में आ रहा होगा आपको कि 11 से हम नीचे जा सर रहे अभी हैं, दिख गया। है ना? कॉमन डिफरेंस -2 रख करके, यानी कि ये एपी में है ना? ये एपी में है ऑब्वियसली, विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ -2। और ये कहाँ तक जा रहा है हमें उससे मतलब नहीं है ना? हमने उस पर बात नहीं की। आपसे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस का मैक्सिमम सम कितना होगा, तो क्या कैसे निकालेंगे आप? सर पॉजिटिव टर्म्स का सम कर देंगे। ठीक है, हमने आपसे पूछा मैक्सिमम सम बता दो इसका। सर तो 36। हाँ चलो ठीक है, आंसर तो आपने बता दिया, 36 मांगा। चलो ठीक है, कैसे निकाला? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दिया, है ना? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दिया तो मैक्सिमम सम निकल गया। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही -1 करोगे ये 35 हो जाएगा। और हर बच्चे को मेरे ख्याल से पता है कि 35 जो है वो 36 से छोटा होता है। पता है क्या? यस। ये बात यस पता है? सर। रेफरेंस क्लास 1, है ना? अगर आप जिस क्लास यस। में हो, 0 को सिर्फ हटा दो तो आप क्लास 1 में पहुंच गए। वहां ये बताया गया होगा कि 36 35 से ग्रेटर है। तो सामने वाले को ये बात भी समझ में आ गई है कि अगर मैं -1 के और आगे चला जाऊं, यानी -3, -5 ये सब भी ऐड करता जाऊं, तो सम और नेगेटिव यानी और छोटा होता चला जाएगा, है ना? ये दिख रहा है? यस सर। यानी मैक्सिमम का यस मतलब क्या सर। हुआ कि हम 1 पर रुक गए, सारे पॉजिटिव नंबर्स को रखा, वहीं पर रुक गए। वैसे ही अगर मान लो ये उल्टा होता, सपोज ये -11 से शुरू होता, -11, -9, -7, -5, -3, -1, फिर 1, 3, 5 एंड सो ऑन। उस केस में आपसे पूछा जाता कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम, तो इसका मतलब -11 से शुरू होते, -1 पर खत्म हो जाते। ये समझ में आ गई बात? यानी सिर्फ यस अपने सर। को नेगेटिव नंबर ही ऐड करना होता, क्योंकि जैसे ही कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ उस सम की वैल्यू बढ़ने लगती। नेगेटिव सेंस में जैसे -36 होता, +1 किया मान लो उस पर, तो -35 हो गया। तो -35 -36 से बड़ा है, तो अब वो मिनिमम नहीं रहा। तो ये मिनिमम मैक्सिमम का लॉजिक आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये हुई एक बात। अब आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा आसान था,
11 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ, ये तो मुझे दिख रहा है क्योंकि एपी बहुत छोटा था। लेकिन अगर ऐसा ना हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बात की गई थी, है ना। हमने क्लास में ये सब भी डिस्कस किया था कि मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 298 से, मान लो ऐसे, फिर ये आया 291 कुछ भी, फिर ये आया 284, ये घटता चला गया, और फिर उसके बाद ये माइनस समथिंग आ गया ऐसे करके, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मान लो -84 ऐसा कुछ आ गया। आई एम नॉट श्योर -84 इसमें आएगा कि नहीं, ऐसे ही लिख दिया और ये जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम सम निकालो, मैक्सिमम सम निकालो इसका। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम सम का मतलब हुआ कि जीरो के लेफ्ट में जितने नंबर्स होंगे, यहाँ पर कहीं जीरो होगा, वो भले ही पार्ट हो या ना हो, वो भले ही इस सीरीज का पार्ट हो या नहीं हो, जीरो के इधर क्या होंगे, सारे पॉजिटिव हैं और इधर सारे नेगेटिव हैं। इतना तो मेरे ख्याल से सबको दिख गया होगा। तो जीरो के लेफ्ट में Yes, सारे sir. नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं जो इस सीरीज के पार्ट हो, तो मुझे मैक्सिमम सम मिल जाएगा, है ना। Yes, अच्छा, sir. तो मेरे लिए बात, कहानी कहाँ पर अटक गई, ये तो मुझे पता है। जीरो से जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा जो एपी का पार्ट होगा, ये मान लो मैंने इसको के मान लिया, तो के की वैल्यू मुझे निकालनी है। यही मेरे लिए चैलेंज है कि आखिरी पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा इसमें। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड Last positive term. the last positive term, of this AP। अगर मुझे इस एपी का आखिरी पॉजिटिव टर्म मिल जाए तब मैं सम को निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस आखिरी पॉजिटिव टर्म के बाद जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव ऐड करने ही सम मैक्सिमम नहीं रह पाएगा, सम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम के को कैसे निकाल सकते हैं, तो के को डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता, है ना। के को डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता। तो हमें किसके बारे में सब कुछ पता है, जीरो के बारे में सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि जीरो न्यूट्रल नंबर है, तो जीरो के बारे में पता है ना, जीरो न्यूट्रल है। तो जीरो से पहले वाला टर्म एपी में कौन सा है उसको निकालने, अगर हम निकालने चलें तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट होगा, तो हम उतना कष्ट लेंगे नहीं। हमने क्या माना कि लेट an इज इक्वल टू 0, यानी लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि जो मेरा nth टर्म है ना वो 0 है। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ध्यान से देखो आप। हम के को नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, लेकिन हमें ये पता है कि 0 अगर पता चल जाए कहाँ पर है, तो 0 से लेफ्ट वाला आखिरी पॉजिटिव होगा, और 0 से जस्ट राइट वाला, यानी ये अगर k+1 है तो 0 के जस्ट राइट वाला पहला नेगेटिव होगा, ये हमें पता है। तो हम 0 के लिए कुछ पता कर लेते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि 0 इस सीरीज में लाई करेगा कि नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि 0 को nth टर्म मान लेते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो कितनी आसानी से बन जाएगा ये। a1 क्या है 294, और डी क्या है, 8 ना? 298 सर। अच्छा सॉरी 298 है, ठीक है कुछ भी है, 298 है प्लस n-1, और डी कितना है 7 -7 इज इक्वल टू 0। माइनस। चलो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, ये तो सबको आता है। No, sir. ठीक है, हमने फिर से कहा कि 0 जो है वो इस सीरीज में लाइक कर रहा है या नहीं हमें पता नहीं, पर हम चेक कर लेते हैं। तो इसको ओपन किया तो ये मेरे ख्याल से -7n + 7 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से 7n की वैल्यू क्या आ गई 305 आ गई क्या। Yes, sir. तो n की वैल्यू चलो हम चेंज कर देते हैं ना, ये इसको, ये तो बहुत सिंपल हो गया, चलो चलो इसको भी कर लेते हैं, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे।
ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है कि ये 4, अच्छा नहीं डिवाइड हो रहा है, ये 4 और 25 नहीं फ्रैक्शन सर। में आएगा। यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है। 43 पॉइंट समथिंग आएगा, यस यस सर। सर। है ना। हमें पूरा यानी कैलकुलेट नहीं करना है, 43 से ज्यादा आएगा समथिंग, समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये 298 है, 291 है, 284 है, और ये कहीं पर बीच में 0 आ रहा है, और इधर नेगेटिव टर्म्स हैं और इधर पॉजिटिव टर्म, और 0 की वैल्यू क्या है 43 पॉइंट समथिंग, 43 से ज्यादा, यानी कि 43 पॉइंट समथिंग, यानी 0 जो है इस एपी का पार्ट नहीं है, ये मुझे पता है। लेकिन 0 से जस्ट पहला जो एपी का पार्ट है उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, वो टर्म, वो टर्म, फिर से सुन लिया, वो टर्म जो इस एपी का पार्ट है और वो लास्ट पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी बताओ। 44। नहीं, 24। फिर से सुनो, So 43। वो लास्ट पॉजिटिव टर्म जो इस एपी का पार्ट होगी वो क्या होगी, 43 होगी ना, ऑब्वियसली। 43rd नंबर है ये, क्योंकि ये 43 पॉइंट, Yes, मान लो sir. ये 43.5 है मान लो, तो ये तो एपी का पार्ट नहीं है। लेकिन एपी का जो पार्ट 40 इससे पहले वाला जो जस्ट टर्म होगा वो एपी का पार्ट होगा, वो पॉजिटिव भी होगा। तो लास्ट पॉजिटिव टर्म जो कि एपी का पार्ट होगा वो क्या होगा, 43rd टर्म होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। Yes, sir. यस सर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, उसके लिए एन क्या होगी, 44। 44। एन इज इक्वल टू 44। ये भी समझ में आ गया आपको सभी को। यस। Yes, sir. तो फिर यहाँ से निकाल लो, आप चाहो तो सब निकाल लो। एसएन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 43/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 298, सॉरी 298 प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका सम आ जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया था, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन रहा होगा वो तो वैसे ये भी आएगा, क्योंकि ये भी एपी में है तो ये भी एक वैल्यू देगा जरूर से, है ना। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया अच्छे से, कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। Yes, sir. सर बीच में लेट मान के 0 को एक बार फिर से सुन लिया है ना, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो हमने एक एपी रखा, वो पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव में कहीं जा रहा है, मतलब पॉजिटिव को भी कवर कर रहा है, नेगेटिव को भी कवर कर रहा है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि फाइंड मैक्सिमम सम, ऐसा पूछ लिया। दूसरा पूछ लिया कि फाइंड द लास्ट पॉजिटिव टर्म। तीसरा पूछ लिया फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इन तीनों के सॉल्यूशन एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर मान लो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम, तो इस बात को दिमाग में रखा कि मैक्सिमम सम तभी निकलेगा जब सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। एपी का पहला टर्म क्या है 298, एपी का जो लास्ट टर्म है इस एपी का हमने उसको के माना है, लास्ट पॉजिटिव टर्म को अपन ने के माना है, तो के इज लास्ट पॉजिटिव टर्म, और के प्लस 1 क्या है, पहला नेगेटिव टर्म। तो जाहिर सी बात है बीच में 0 होगा। ये बात दिखाई दे रही है सभी को, ये बताओ, ये समझ में आ गया ना कि जो Yes, के sir. है वो 0 के लेफ्ट में होगा, और जो के प्लस 1 यानी पहला नेगेटिव टर्म है वो 0 के राइट में होगा। अच्छा, यानी कि अगर मैं 298 से लेकर के 291 प्लस करते करते के तक को ऐड कर दूं तो मुझे मैक्सिमम सम मिल जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई आपको। Yes, sir. तो मुझे के फाइंड करना है, के कैसे पता करूं, तो के को डायरेक्टली पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि के बारे में वो पॉजिटिव है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है।
उसी तरह से k+1 को डायरेक्टली फाइंड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इक्वेट किससे करेंगे, हमें तो वैल्यू पता ही नहीं है। लेकिन हमें जीरो के बारे में पता है कि जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये हमें पता है। तो हमने मान लिया कि nth टर्म मेरा जीरो है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि n जो है वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, या जीरो इस एपी के सीरीज में लाई करेगा या नहीं करेगा, इमैटेरियल है ये। हमें जीरो की वैल्यू पता है, और जीरो के लेफ्ट में सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं यहाँ पर, और राइट में सारे नेगेटिव टर्म्स हैं यहाँ पर, ये हमें पता है, इसीलिए हमने जीरो को चुना। तो हमने मान लिया कि मेरा nth टर्म मान लो जीरो है। चलो ठीक है, तो nth टर्म अगर जीरो है तो an की वैल्यू जीरो होगी, और an हमें पता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 298 है, n निकालना है, और d की वैल्यू -7 है, वहां से मैंने n की वैल्यू निकाल ली। मान लो ये 43.5 आई। इसका मतलब जीरो कहां पर है इस सीरीज में, जीरो किस पोजीशन पे है, 43.5 ऐसे पोजीशन पर है। ऑब्वियसली ये एपी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये 43rd टर्म के आगे है और 44th टर्म से पहले है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि 43rd टर्म जो होगा वो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा, एंड जो 44th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से, या डाउट है इसमें? ये सर yes, 43 और 44 कैसे हुए, ये नहीं समझ में। देखो n की वैल्यू 43.5 आ गई, ये आपको समझ में आ गया, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से आया। यस सर। ठीक है, तो आपने एक सीरीज बनाई है ना, इसको भी भूल जाओ। आप एक सीरीज बना लो जो पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव नंबर पर जाके जा रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो जीरो कहीं ना कहीं आएगा, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर जो पहला पॉजिटिव नंबर है 298, ये है पहला पॉजिटिव नंबर, ये फर्स्ट। 291 जो है वो सेकेंड नेगेटिव है, और जो जीरो है उसकी पोजीशन है 43.5। ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक ठीक है? ये बताओ। यस जीरो अगर मैं इस एपी को ऐसे मान लो एक लाइन है, इसमें कहीं एडजस्ट कर पाता तो उसकी संख्या होती 43.5। ठीक है, और आपको पता है कि n क्या होता है, इंटीजर ही हो सकता है। इंटीजर क्या, इनफैक्ट नेचुरल नंबर होता है ना। n एक नेचुरल नंबर ही होगा जो हम निकालते हैं, 1 या उससे ज्यादा। तो n ये तो हो नहीं सकता। तो इस और लेकिन इतना पता है ना कि 43.5 से इधर सारे पॉजिटिव टर्म्स होंगे, और 43.5 के राइट में सारे नेगेटिव टर्म्स होंगे। ये आपको दिखाई दिया, या इसमें कोई डाउट है? ये बताओ। सर ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल खुल करके बात करूं, कि लास्ट नेगेटिव टर्म के लिए n की वैल्यू बता सकते हो क्या? सॉरी, लास्ट पॉजिटिव टर्म के लिए n की वैल्यू बता सकते हो क्या? तो क्या बताओगे आप? लास्ट पॉजिटिव टर्म के लिए n की वैल्यू। सर के मान लीजिए। सर इसको के मान लेंगे। n की वैल्यू, नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, n की वैल्यू क्या होगी? देखो n इज इक्वल टू 43.5 पर जीरो मिल रहा है तुम्हें, तो लास्ट पॉजिटिव टर्म जो इस एपी का पार्ट हो उसके लिए n की वैल्यू क्या रखोगे तुम? 43 सर 42। 43, क्योंकि 43.5 तो जीरो है ना, तो 43 तो इधर ही होगा ना कहीं। 43rd sir. टर्म, 43 वैल्यू नहीं, मतलब 43rd टर्म जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना, ये मान रहे हो ना? जब Yes, sir. जीरो 43.5 आ रहा है तो जो 43rd टर्म होगा वो तो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? और उसके बाद क्या आ जाएगा, 44th टर्म, तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो 43.5 पे आया है, तो जीरो 43.5 पे अगर आ रहा है तो 43.5 के अगर आप छोटे पे जाओगे, 43 पे जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 43.5 से आगे बढ़ा दोगे 44 पे आओगे तो वो पहला नेगेटिव हो जाएगा।
ये आपको समझ में आ गई बात यस सर। अच्छे से? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, किसी को भी? तो पूछ लो No, अभी। सर तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमल पॉसिबल टर्म्स फाइंड करना है तो सॉल्व करेंगे कि केवल लिख देंगे इनफाइनाइट? ऑब्वियसली नहीं, मैक्सिमम वो अभी उसकी बात नहीं करते। अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पूछो पहले। ये समझ में आया? इसमें डाउट है किसी को? नहीं नो सर। सर। नो सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिर से देख लो। ऐसा आपको एक सीरीज दे दिया ऊपर में, आपसे पूछ लिया कि मैक्सिमम सम क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया कि लास्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, या आपसे पूछ लिया कि पहला नेगेटिव नंबर क्या है, या आपसे पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या है। कुछ भी पूछे जा सकते हैं। नेगेटिव टर्म्स के बारे में नहीं पूछ सकता क्योंकि वो तो कहीं भी जा रहा है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ आपसे पूछूं मैं इसी क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे आप? 43. 43। 43। समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स 43 है। लास्ट पॉजिटिव टर्म निकाला जा सकता है। n की जगह 43 रखा, d की जगह -7 रखा, a1 की जगह 298 रखा, और an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी में सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको an मिल जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछा फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, तो n की जगह 44 रखा, a1 की जगह 298 रखा, d की जगह -1 रखा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर आपको an मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगर नंबर्स को छोटा कर दिया गया तो पूछा जा सकता है ना? तो कैसे करना है आपको पता है। आपको सिर्फ जीरो को पहले nth टर्म मानना है और कैलकुलेट करना है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ऐसे ही करना है। और किसी तरीके से करोगे तो आप बिल्कुल फंस जाओगे। आपका सॉल्यूशन या तो निकलेगा ही नहीं, या फिर वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। मतलब समझो कि पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन बनाने में लग जाएगा। तो चलो ठीक है, ये रहा आपका एपी से क्वेश्चन। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबको पता है लीनियर इक्वेशन नाम ही है, तो लीनियर इक्वेशन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें दो तीन बातें हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो दो केस बन सकते हैं, क्या क्या? Unique and infinite. यूनिक एंड इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट, No solution. नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस वर्ड को याद रखा, कंसिस्टेंट को। ठीक है, अब यूनिक का मतलब क्या हुआ? दोनों लाइंस के स्लोप बराबर नहीं है ना, तभी वो कट करेंगे, एक ही सॉल्यूशन देंगे। ना इसके पहले मीट कर सकते, ना आगे मीट कर सकते। तो यूनिक के लिए क्या है आपका कंडीशन? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक जहां से आवाज आ रही है। a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Coincident. कोइंसिडेंट। यानी एक ही इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दो बार लिख दिया गया, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ही इक्वेशन है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 को बाहर निकाल लिया तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पहले वाला इक्वेशन ही आ गया। 2 एक फैक्टर है। तो जब इस तरह के लाइंस होंगे तो इनको कोइंसिडेंट कहेंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। और अगर दो लाइंस के स्लोप बराबर हो जाएं पर कांस्टेंट बराबर ना हो, यानी कि वो पैरेलल रहे हमेशा,
नो सॉल्यूशन। तो कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो इनको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए क्या बताया गया था कि इनके स्लोप्स बराबर होते अरे हैं। कुछ नहीं आ रहा a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट इट इज नॉट इक्वल टू द नॉट कांस्टेंट। इक्वल टू C1/2। तो ये आपने याद रखा। इस चैप्टर में यही पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको कि ये स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है। दो लाइंस मीट करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट कर सकते हैं या हर जगह मीट कर सकते हैं, या फिर अगर पैरेलल है तो कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो केवल यही 3 कंडीशंस हो सकते हैं अगर मैं 2 प्लेन की बात करूं, XY प्लेन की बात करूं। तो मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन इनफ। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू द ग्राफ एज वेल। तो जिसने क्लास अटेंड नहीं किया वो हमारे वीडियोस देख सकता है 1-2 दिन पुराने। और उसके अलावा हमने रेशनल इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, वो लगभग उनके बारे में भी बात कर लिया है। LCM HCF सबको पता है। तो किसी भी 2 नंबर आपको मान लो दे दिए गए A और B, तो मेरे ख्याल से सभी को याद है कि LCM ऑफ A, B into HCF of A, B is equal to product of numbers themselves। ये होता है ना। तो इसमें से कोई भी 3 चीजें दे दी जाएंगी और आपसे एक चीज पूछी जा सकती है। ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखा। 2 नंबर्स दे दिए गए, उनका HCF दे दिया गया, LCM पूछा गया, तो आप निकाल सकते हैं।